नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत और गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों? तो आज जैसा कि आपको पता है कि हम आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपके 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो बिना किसी टाइम के आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का चैप्टर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शुरुआत करते हैं आज के जो चैप्टर की है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले आपको वैसे ही पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा। इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी है जो हमारे घरों के अंदर यूज की जाती है, ट्यूबलाइट, फैन, एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह चलाने के लिए। तो एक टाइप की क्या है बेटा, एनर्जी है। इसमें अपने क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर अपने व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल को पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ेंगे, फिर ओम्स लॉ को पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे और इसके बाद में पावर पढ़ेंगे। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको पता है कि एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से एक वैरायटी या एक टाइप जो है वो हमारे घरों में होम, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है, जिसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसमें और क्या पढ़ेंगे बेटा, हाउ डज द फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो सर्किट क्या होता है बेटा, सर्किट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से जुड़ा हुआ ऐसा पाथ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, उसको सर्किट बोलते हैं। सबसे पहले इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको पेशेंस चाहूंगा, 2-3 चीजें बताने वाली है, फिर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इस मामले में। कि सबसे पहले अपने साइंस की 3 ब्रांचेज है, जिनमें से एक अपनी है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी। फिजिक्स की भी आगे सब ब्रांचेज होती है बेटा, फिजिक्स की आगे सब ब्रांचेज होती है। और ये लीजिए, जो आगे होती है क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इस क्लासिकल फिजिक्स की आगे बहुत सारी सब ब्रांचेज होती है, उनमें से एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत सारी ब्रांचेज होती है बेटा, उनमें से एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट की। इससे पहले भी एक चीज अपने और बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि नेचर के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट के नजरिए से देखें, इलेक्ट्रिसिटी के नजरिए से देखें तो मटेरियल 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके, यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे आपको आसान हो जाएगा समझना। फर्स्ट वाले जो होते हैं वो होते हैं बेटा कंडक्टर। क्या होते हैं? कंडक्टर। कौन से होते हैं कंडक्टर? कंडक्टर ऐसे सारे मटेरियल्स जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास हो सकती है, उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। जैसे लोहा है, पानी है, या फिर कॉपर है, ये सारी चीजें जिनमें से हमें करंट लग सकता है, करंट पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उन सारे मटेरियल्स को बोलते हैं कंडक्टर। उसके बाद में नंबर 2 पर आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन से होते हैं बेटा? इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता, जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है और रबर है, इन चीजों के अंदर करंट पास नहीं होता, उनको बोलते हैं इंसुलेटर। तो मटेरियल के 3 टाइप है, उनमें से फर्स्ट वाला कंडक्टर जो क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने देता है। दूसरा इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देता। और तीसरा एक और मटेरियल है जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा, ये पास तो होने देता है लेकिन कंडक्टर से कम पास होने देता है और इंसुलेटर से ज्यादा, यानी इन दोनों के मीडियम में कहीं पे होगा। यानी खुद के अंदर से ये तो मैक्सिमम पास करता है करंट को, ये पास करता ही नहीं, ये बीच में होता है, यानी मीडियम रेंज के अंदर होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में एक चीज और बता देता हूं, जो कंडक्टर होता है बेसिकली कोई भी चीज कंडक्टिविटी शो करती है। कंडक्टिविटी शो करने का मतलब होता है हीट को या इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास करती है, तो उन मटेरियल्स को कंडक्टर बोलते हैं। उन कंडक्टर के अंदर क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना ध्यान रखना, क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से कंडक्टिविटी शो करते हैं। आगे इस सारे सिस्टम को समझेंगे अपने। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। और कंडक्टर में से बेस्ट कंडक्टर जो अपने पास अभी सिल्वर है, चांदी है, लेकिन अपने इसकी वायर को यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, ज्यादा महंगी है, इसलिए तो अपने यूज करते हैं कॉपर को यूज करते हैं या एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, क्योंकि ये चीप है, सस्ते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अच्छी है, कंडक्टर अच्छे कंडक्टर है। इसके बाद में चलते हैं बेटा
आगे चलिए, लाइन टू लाइन अपने पढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले आपको एक चीज बताता हूं। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा चार्ज का फ्लो। बेसिकली अगर मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं ये अपने पास एक सेल बनाया हुआ है, सेल, ठीक है, और इसके साथ मैंने इस सर्किट के अंदर एक बल्ब लगा दिया यहां पर, ठीक है, तो बल्ब जलता है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट यहां से यहां इस बल्ब को मिल रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, इस जो वायर है, हमारा सर्किट है, वायर है, उसके अंदर चार्जेस का फ्लो होता है। क्या होता है बेटा? चार्जेस का फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, वो देख रहा है चार्जेस जा रहे हैं, सपोज करते हैं, जूम इन करते हैं, इस वायर को अपने ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें से चार्जेस पास हो रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े देख रहे हैं, तो पर सेकंड कितना चार्ज पास हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी एक सेकंड में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं इस पॉइंट से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात है बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है, बैटरी वाला होता है ना, जो बैटरी के अंदर ऊपर जो कैप लगी होती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नीचे वाली प्लेट होती है उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी के अंदर सर्किट के अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, यानी इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और उल्टी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। क्या फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नोट करने वाली बात, एमसीक्यू पूछा जाता है कि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं आगे, ये समझ में आ गया। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि बेसिकली चार्ज ही फ्लो कर रहे हैं। टी टाइम में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर मान लेते हैं टी टाइम के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है Q, देन 1 सेकंड के अंदर क्या होगा बेटा? Q बाई टी। 1 सेकंड के अंदर जो चार्ज फ्लो होता है उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसको डिनोट करते हैं I से। तो 1 सेकंड में फ्लो चार्ज जो होता है वो हो गया I इक्वल टू क्यू बाई टी। ये अपना फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट फॉर्मूला बन गया I इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। इसको अपने मतलब पर सेकंड जो चार्ज मूवमेंट कर रहा है उसको अपने बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। आगे समझो बेटा। अब इन तीन क्वांटिटी अपने पास आ गई, एक चार्ज आ गई, एक टाइम आ गई, और एक इलेक्ट्रिक करंट आ गई। इन तीनों को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती है इनकी, तो अपने बता रहे हैं आपको। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की होती है बेटा एम्पियर। आंद्रे एम्पियर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से ये यूनिट ली गई, आंद्रे एम्पियर। चार्ज की जो होती है वो होती है बेटा कूलम। ये कूलम नाम का भी एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से लिया गया। और समय की एसआई जो है वो है सेकंड, ठीक है। तो अब अपने पास फॉर्मूले बन गए तीन। I इक्वल टू क्यू बाई टी बन गया, दूसरा क्या बन गया, क्रॉस मल्टी करूं तो Q इक्वल टू आई टी बन गया, और क्या बन गया बेटा, T इक्वल टू अपने पास बन गया Q बाई आई। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किया, तीन फॉर्मूले बन गए। अब यहां से आप डेफिनेशंस भी बना सकते हो। अगर मैं इसको 1 कर दूं बेटा, इसको भी 1 कर दूं, I इक्वल टू अपने पास क्या था, Q बाई टी। अगर इसको 1 कर दिया जाए, इसको 1 कर दिया जाए, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो यानी डेफिनेशन बनाओगे 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, इफ इन एनी सर्किट 1 कूलम चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकंड। अगर किसी सर्किट में 1 सेकंड तक 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, देन उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा बेटा, 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। और यहां से एक और बन जाएगा, अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो कर रहा है, यहां से देखो बेटा, अगर इसको 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं, तो ये ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। अगर 1 कूलम चार्ज 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो कर रहा है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा फ्लो जिसने किया, Q चार्ज। तो ऐसे डेफिनेशन आप बना सकते हो। ये आपको समझ में आ गया बेटा, Q बाई टी। अब यहाँ पे देखना, जो आपको नोट चीजें करनी है जहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। पहले वाले देखो, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम है, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट्स इन नियर बाई। इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर 1 कूलम होता है। यानी आपके एमसीक्यू बन सकता है 1 कूलम इज इक्वल टू 6 into 10⁸ इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है उस पे चार्ज कितना होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का 1.6 into 10⁻19 कूलम। नोट कर लेना, 1.6 into 10⁻19 कूलम, तो माइनस का। अब इसके बाद में चलते हैं आगे। देखिए बेटा, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, और इसकी यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है, और आंद्रे एम्पियर नाम का एक बंदा था, उससे ली गई है। उसके बाद में मैंने डेफिनेशन बना दी, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा,
बोलिए क्या आएगा, 1 एम्पियर इज इक्वल 1 कूलम बाई सेकंड, 1 कूलम बाई सेकंड। तो यहाँ पे अपने पास I इज इक्वल टू Q बाई T था, तो एक तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बन गई A, एक बन जाएगी बेटा कूलम बाई सेकंड, कूलम बाई सेकंड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, तो ज्यादा करंट को मेजर करने के लिए हो सकता है किसी सर्किट के अंदर करंट कम हो, कम करंट को मेजर करने के लिए छोटी मात्रा यूज की जाती है, अपनी छोटी क्वांटिटी, मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है, 1 मिली एम्पियर वो होता है बेटा 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। और क्या यूज किया जाता है, माइक्रो एम्पियर, इस म्यू का नाम है माइक्रो। देन 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 पावर माइनस 6 एम्पियर। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे किससे, जैसे मान लो अपने किसी दुकान पे जाते हैं तो वो वेट मशीन से या बाट वगैरह से क्या करता है, चीज को मेजर करता है, 5 किलो चीनी, 7 किलो चीनी। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करने वाला अपरेटस होता है उसको बोलते हैं बेटा अमीटर। क्या बोलते हैं, अमीटर। ये रहा आपके नाम आ गया इसके अंदर, ये देखिए बेटा अमीटर, ये देखो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। ठीक है, और नोट करने वाली बात, क्वेश्चन ये आता है बेटा, यहां से ये क्वेश्चन बनता है, ओमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। सीरीज का मतलब होता है बेटा ये वायर है, वायर के अंदर ही कहीं पे लगेगा। ठीक है, और एमीटर का जो साइन होता है वो ये है। इसके अलावा भी एक और होता है जिससे अपने अगर अमीटर से मेजर कर सकते हैं, छोटी मात्रा तो उसको आप मिली एम्पियर अमीटर से कर सकते हैं, उससे भी छोटी है तो माइक्रो अमीटर से कर सकते हैं। और एक और होती है बेटा अपरेटस, एक और होता है जिसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर, वो भी मेजर कर सकता है, लेकिन ये बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट हो उसको मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। तो आपके सिलेबस के अंदर अमीटर है और सीरीज के अंदर इसको कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है। आ गया होगा समझ में, बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात बेटा, ये अपने पास सर्किट था, ये बैटरी का साइन है, जिस साइड में बड़ी लाइन होती है उस साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और जिस साइड छोटी लाइन होती है उस साइड में क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा जब फ्लो कैसे होगा बेटा, पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोड नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये साइन जो है बल्ब का है, ये क्या लगा है बेटा, अमीटर। यहाँ पे नोट करते देखना बेटा कि जिस साइड में प्लस आ रहा था उसी साइड में अमीटर का प्लस आ रहा है। ठीक है, ये समझ में, तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको चीज याद करनी है वो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लो इन सर्किट, ये देखो फ्रॉम द पॉजिटिव टू टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और उसके बाद में आएगा जो क्या अपने पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑपोजिट करेंगे। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखिए, करंट इतना दिया हुआ बेटा, देखो क्या दिया हुआ बेटा, ये देखिए अभी अपने को दिया करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। अरे यार ये देखिए 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, और 10 मिनट तक के लिए इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पूछना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा बेटा, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया Q इज इक्वल टू IT, आई की वैल्यू अपने पास ये है T ध्यान रखना SI यूनिट यूज करनी है, 10 मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया बेटा, तो T की जगह क्या जाए 600 सेकंड, और इन दोनों को मल्टी किया तो 300 कूलम। आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं आगे आगे आगे, ये लीजिए जी। अब देखिए बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन। इलेक्ट्रिक करंट क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यूनिट करंट क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछा जाता है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, तब आपको इस अच्छी तरह से समझ पाओगे बेटा। ठीक है, पेशेंस रखिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक अवश्य कर दे, और किसी प्रकार की वीडियो के अंदर कमी आ रही है तो कमेंट जरूर करें कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप सोल्व कर दीजिए। ठीक है, और जो भी आपकी डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। देखिए बेटा अब आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये मान लेते अपने पास एक रॉक है, पहाड़ी है, या मान लेते एक बिल्डिंग है जिसपे इतने 4 फ्लोर है, और ये ग्राउंड है बेटा। ठीक है, पानी, और एक अपने पास एक और है बेटा, यहाँ पर है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इस पे ज्यादा फ्लोर है। ठीक है, यहां से पानी गिराया जाता है, यहां से पानी गिराया जाता है, तो ज्यादा स्पीड किसकी होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, है ना, आपको पता है इसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर फ्लो हो रहा है किसका बेटा, वाटर का। किसका फ्लो हो रहा है, वाटर का। किसकी वजह से, हाइट डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से, हाइट डिफरेंस की वजह से। वाटर का फ्लो क्यों होता है, हाइट डिफरेंस की वजह से। ऐसे ही
चार्ज का फ्लो होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। देखो पानी कैसे जाएगा बेटा, हाई टू लो, हाई टू लो यानी ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ। चार्ज कैसे जाएगा बेटा, बोलो बोलो, चार्ज कैसे जाएगा, यानी करंट, ध्यान ध्यान रखना यहाँ पे करंट है, और जब चार्ज वर्ड यूज किया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है ऑलवेज, ठीक है। तो चार्ज कैसे जाएगा बेटा, यानी पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा, यानी करंट कैसे जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब आपको समझ में आएगा बहुत कमाल की चीज, बैटरी का जो साइन होता है बेटा वो बनाया जाता है कैसे कैसे कैसे, बैटरी का साइन बनाया जाता है ऐसे 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 ऐसे। बड़ी वाली लाइन है इसका मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, छोटे वाली लाइन है इसका मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बड़ी लाइन का मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल हाई है, छोटी लाइन का मतलब ही क्या है, इसका पोटेंशियल लो है। तो करंट कैसे जाएगा बेटा, बोलो सर्किट के अंदर, हाई टू लो, हाई टू लो, ऐसे फ्लो नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे बेटा, लो टू हाई, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। आ गया होगा समझ में। अब आपके क्वेश्चन ये बन सकता है, सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है वाइवा के अंदर, बेटा ये बैटरी के अंदर लाइन है, ये बड़ी क्यों है, ये छोटी क्यों है, तो इसका मतलब क्या है सर, ये हाई पोटेंशियल है, ये क्या है लो पोटेंशियल है। अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी, चलिए आगे, अब अपने डेफिनेशन देखते हैं बेटा, डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, कहां पे गया अजय, ये देखो बेटा, we define the electrical potential difference between 2 point is an electric circuit carrying some current of as work done to move a charge from one point to another point। मान लेते एक सर्किट है बेटा, यहां से एक पॉइंट से यहां तक +1 कूलम चार्ज को मूवमेंट करना है, तो यहां से वहां तक ले जाने के लिए, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, इसको वहां तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, +1 कूलम चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूवमेंट करवाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, बिटवीन 2 पॉइंट हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन बहुत कमाल की डेफिनेशन है, +2 के अंदर जाके आप समझोगे इसका फिनोमेना क्यों लिया गया था, लेकिन मैं अभी अपने रिवाइज करें जल्दी जल्दी तो बता नहीं पाऊंगा। अब देखिए बेटा, अगर V पोटेंशियल को ले जाने के लिए, अगर V पोटेंशियल को ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ा बेटा, सॉरी Q चार्ज को ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ा W, देन वन कूलम को ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, W/Q, और 1 कूलम को मूवमेंट करवाने के लिए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वही क्या होता है बेटा, पोटेंशियल। पोटेंशियल दोबारा फिर से देख लो बेटा, Q चार्ज को ले जाने के लिए वर्क डन W, और 1 कूलम को ले जाने के लिए W/Q, तो देन V इक्वल टू हो गया W/Q, और 1 कूलम क्या होता है, वही पोटेंशियल होता है W/Q। तो अपने पास फॉर्मूले बन गए बेटा 3, फर्स्ट वाला V इक्वल टू W/Q, दूसरा क्रॉस मल्टी कर दो बेटा यहाँ से W इक्वल टू VQ, तीसरा Q को यहाँ पे ले आओ बेटा W/V। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, नहीं नहीं। अब देखो बेटा, इसको डिनोट करते हैं वोल्ट से। वोल्ट नाम का एक बंदा था, कौन सा, वोल्ट, वोल्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसकी वजह से करते हैं। इसको डिनोट करते हैं बेटा जूल से, जूल नाम का भी एक बंदा था, और ये अपने पास पहले गुलाम बाबा थे। कौन थे, गुलाम बाबा। तो अब यहाँ पे अगर अपने पास V इक्वल टू W/Q बना है, अगर W को 1 कर दूं, Q को 1 कर दूं, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा बेटा, 1, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 1। यानी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पॉइंट A टू B 1 कूलम चार्ज को मूवमेंट करवाने के लिए अगर वर्क डन क्या हो, 1 जूल हो, 1 जूल हो, देन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा बेटा, 1 वोल्ट। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो बेटा, यहां से नोट करने वाली बात, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज V वोल्ट, और ये एलेसेंड्रो वोल्टा नाम का बंदा था, इटालियन फिजिसिस्ट था। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट एक तो होगी वोल्ट, क्या होगी बेटा, वोल्ट। दूसरी यूनिट और आ सकती है जूल पर कुलाम, V इक्वल टू W/Q था, तो क्या बन गई बेटा, जूल पर कुलाम। ये भी यूनिट है, ध्यान रखना, ये भी यूनिट है वोल्ट, और ये भी यूनिट है, दोनों ही SI यूनिट है बेटा। आ गया समझ में, बोलो कोई दिक्कत। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 जूल पर कुलाम, 1 जूल पर कुलाम। चलिए आगे। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट को अपने मेजर किया था किससे, एम्पियर अमीटर से, वैसे पोटेंशियल को भी तो मेजर करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करेंगे बेटा, वोल्ट मीटर से। किससे,
किससे बेटा? वोल्टमीटर से। ये है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली वेट मशीन, पोटेंशियल वोल्टमीटर। क्या नाम है इसका? वोल्टमीटर। नोट करने वाली बात, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? पैरेलल में कनेक्ट होता है। और जिन पॉइंट्स के बीच में अपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, जैसे सपोज करते हैं पॉइंट ए है, मान लेते ये सर्किट है बेटा, इस सर्किट के अंदर अपने बैटरी लगा दी, यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल मेजर करना है। तो यहीं से इसके पैरेलल में, पैरेलल का मतलब ऐसे क्या लगाओगे बेटा? वोल्टमीटर लगा दोगे, और ये जिन पॉइंट्स के बीच में मेजर करना है उनके पैरेलल में वोल्टमीटर यूज किया जाता है। ये लो बेटा, ये देखो पैरेलल। आ गया समझ में? बोलो कोई दिक्कत? यहां से क्वेश्चन और बन सकता है बेटा। वोल्टमीटर ज्यादा पूछा नहीं जाता, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। आइडियल वोल्टमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और जो आइडियल अमीटर है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये देखिए न्यूमेरिकल बेटा। हाउ मच वर्क डन is done in moving a charge 2 coulomb across 2 point having potential difference 12। आपको 12 दिया हुआ है, इट मींस क्या दिया हुआ है बेटा? आपको दिया हुआ है v। क्या दिया हुआ है? वर्क डन फाइंड करेंगे, v इक्वल टू वी क्यू, w इक्वल टू वी क्यू। v और q की दोनों को वैल्यू दी है, तो ये अपने पास जूल आ गया वर्क डन। बोलो कोई दिक्कत? अब ये कर लोगे। अब इसके बाद में देखते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट होता है क्या बेटा? सर्किट होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का पाथ, जो बनता किससे? कंडक्टर से। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनसे बनता है, उसको बोलते हैं सर्किट। सर्किट सर्किट सर्किट। बोलो कोई दिक्कत? अब सर्किट के अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हो सकती है बेटा। पहली वाली, ये वाला जो निशान है बड़ी, ये बैटरी का निशान है। अगर कहीं भी सर्किट में ये लगा है तो इसका मतलब बैटरी जुड़ी हुई है इस साइड में, ठीक है। ये लगा हुआ तो इसका मतलब सीरीज के अंदर 2-3 बैटरी लगी हुई है, एक सेल के पीछे दूसरा, दूसरे सेल के पीछे तीसरा। जैसे हमारे रिमोट के अंदर यूज होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अगर ऐसे कहीं पे निशान है तो इसका मतलब ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये स्विच है बेटा, स्विच ऑफ है। ये क्या बेटा? स्विच जो है यहाँ पे इस साइड का मतलब ऑफ है, और इस साइड का मतलब ऑन है, करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब बेटा वायर जोड़ना, जैसे ये तार जा रहा है, हमने यहीं से लाइट ले ली, यहाँ पे जंक्शन बना देना। इसका मतलब है बेटा वायर जुड़ा नहीं है, एक वायर में करंट जा रहा है, ऊपर से कोई और वायर जा रहा है, इसका इसके साथ कनेक्शन ही नहीं है। इसके बाद में बल्ब का निशान जो ये है बेटा, ये रेजिस्टेंस का निशान है। अभी अपने पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। ये होता है बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस दोनों साइन है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करेगा अभी आपको समझ में आएगा। और रियोस्टेट भी बोलते हैं इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट बोलते हैं। ये अमीटर का निशान हो गया, वोल्टमीटर। अब चलते हैं ओम्स लॉ, बाबा ओम के पास चलते हैं। आ जाओ बाबा जी ओम। वही जो मैंने आपको बताया था वही ओम है। ओम, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। क्या बोला इसने बेटा? इसने बोला जो हमने बोला वही इसने बोला। क्या बोला बेटा? कि अगर हाइट की डिफरेंस ज्यादा है तो स्पीड क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। किसकी? वाटर की। हाइट की डिफरेंस ज्यादा है तो स्पीड क्या होगी बेटा? वाटर की ज्यादा, ठीक है। तो ऐसी पोटेंशियल की डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? जितना ज्यादा उतनी ही स्पीड ज्यादा होगी इसकी चार्ज के फ्लो की। और चार्ज का फ्लो क्या बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस V प्रोपोर्शनल टू I। मान लेते एक वायर है बेटा, यहां से लेकर ये लगा हुआ है 220 वोल्ट पर, ये लगा हुआ है 0 वोल्ट पर, ठीक है। ये लगा हुआ है बेटा, मान लेते एक और वायर अपने पास, ये लो जी, ये लगा हुआ है 11,000 वोल्ट पर, ये यहाँ पर 0 पर। तो पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा किसमें है? इन के बीच में। तो इलेक्ट्रिक करंट किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा। किसमें ज्यादा होगा बेटा? इसमें ज्यादा होगा। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि लाइट स्विच ऑन करते ही हमारे पंखे के पास ऑटोमेटिक क्यों आती है ना? क्यों आती है बेटा? इसी वजह से आती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आती है। कभी हमारे मीटर से, जो बिजली का मीटर है, उससे लाइट पीछे तो नहीं जाती, आगे आती है। आगे क्यों आती है? क्योंकि उससे पीछे पोटेंशियल हाई है और आगे पोटेंशियल लो है। आ गया होगा समझ में? तो V प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ से जो आपको नोट करने वाली बात है, ये तो समझ में आ गया बेटा। यहाँ पे लाइन, जो आपको लाइन टू लाइन लिखना पड़ेगा बेटा, जो समझ में आने वाली बात। क्या देखो बेटा, ये देखिए यहाँ पर जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बोला बेटा? उसने क्या किया? फाउंड अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड फ्लोइंग इन ए मेटेलिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। The potential difference V across the end of the given metallic wire is an electric current is directly proportional होता है। लेकिन
प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, यानी वायर है, वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस वायर के दोनों एंड्स के जो पोटेंशियल का डिफरेंस है एंड्स पर, इनका इसका पोटेंशियल इसका डिफरेंस है, इसके प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, सेम टेम्परेचर होना चाहिए। हालांकि एक लाइन और नहीं दी गई है, फिजिकल स्टेट भी सेम होनी चाहिए। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है लेंथ भी उतनी रहनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया भी उतने रहना चाहिए। ये आ गया जी। अब अपने पास उसने बोल दिया, अपने पास क्या बोला था, ओम बाबा ने V प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा बेटा, कोई कांस्टेंट लग जाएगा, V इक्वल टू आई आर। आर क्या है, कांस्टेंट, आर क्या है, कांस्टेंट। इस आर को क्या बोलते हैं बेटा, इस आर को एक नाम और है रेजिस्टेंस। क्या नाम है बेटा, रेजिस्टेंस। क्या नाम है बेटा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस को समझेंगे उससे पहले देखो बेटा, दो चीजें अगर ऐसे प्रोपोर्शनल होती है तो उनके बीच में ग्राफ हमेशा पैरेलल स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। क्या आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। अब आप 12th की मैथ से समझ पाओगे थोड़ी सी बात, y इज इक्वल टू mx, अगर इस प्रकार का ग्राफ है देन इसका मतलब y दोनों चीजें पैरेलल है, और ये चीज है वो बताती है बेटा किसको, स्लोप को। किसको बताती है बेटा, स्लोप को। तो यहाँ पे देखो बेटा, v की जगह अपने y की जगह अपने पास क्या है, v है, और x की जगह क्या बेटा, r है, तो सॉरी x की जगह क्या बेटा, i है, तो ये r क्या करेगा, या r डिनोट किसको करेगा बेटा, स्लोप ऑफ v एंड i ग्राफ। स्लोप ऑफ v एंड i ग्राफ नोट कर लेना बेटा, स्लोप ऑफ v एंड i ग्राफ इज रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ v एंड i ग्राफ इज रेजिस्टेंस। बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ से तीन फॉर्मूले बन गए, आ गया समझ बेटा, बोलो 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 कोई दिक्कत। तो अपने पास v इक्वल टू बन गया आई आर, इसको याद करने के लिए ये ऐसे बना लेना बेटा, कैसे बनाना है, ऐसे करके बना लेना बेटा। यहाँ पे लिखोगे v, यहाँ पे लिखोगे i, यहाँ पे लिखोगे r, तीनों फॉर्मूले बन गए बेटा। v इक्वल टू आई आर, i इक्वल टू v बाई आर, r इक्वल टू v बाई आई। बोलो कोई दिक्कत, तीनों फॉर्मूले बन गए। तो अब यहाँ से और चीज देखते हैं बेटा। अब v इक्वल टू अपने पास क्या था, v इक्वल टू आई आर। अब r को जानते हैं, व्हाट इज r, व्हाट इज r। R क्या बेटा, R है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लो किसी वायर के अंदर से करंट जाना चाहता है, तो क्या वायर चाहेगा मेरे साथ कोई छेड़खानी करे, करंट जाए, नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहता। जैसे आप आराम से बैठते हो, आपके साथ कोई छेड़खानी करता है तो आपको क्या लगता है, नहीं मेरा मन नहीं है ना, आप रजिस्ट करते हो। क्या करते हो बेटा, रजिस्ट करते हो। ऐसे ही जो मटेरियल है वो भी रजिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देता, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देता, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, सॉरी। जो ऑपोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस होता है। अब जिनका ऑपोजिशन बिल्कुल कम होता है वो बोलते हैं हम तो तुम्हें नहीं रोकेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं हम कोई ऑपोजिशन नहीं कर रहे, तो अंदर से करंट पास हो जाएगा, वो सारे कंडक्टर हो गए बेटा। कुछ ऐसे होते हैं वो बोलते हैं रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा, हम ज्यादा लड़ेंगे तुम्हें पास नहीं होने देंगे। इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं, तुम्हें पास होने ही नहीं देंगे, तो वो क्या होगा बेटा, बोलो इंसुलेटर हो गया। और सेमीकंडक्टर वाले देखते हैं कुछ पास कर ले भाई, थोड़ा बहुत कर ले, तो इसका मतलब हो गया बेटा सेमीकंडक्टर। बोलो कोई दिक्कत। अब अपने पास तीनों फॉर्मूले बने, V इक्वल टू आई आर। अब जैसे V को मेजर करने के लिए अपने पास क्या था, वोल्ट था, I को मेजर करने के लिए क्या था, ओम था, सॉरी एम्पियर था, वैसे रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए बाबा ओम ने बोला कि मेरे नाम से रख दो। क्या रखा, मेरे नाम से रख दो, तो रख दिया नाम ओम। क्या रख दिया बेटा, ओम। ओम, लेकिन नोट करने वाला अकेला ओम नहीं है बेटा, V इज इक्वल टू आई आर था। आई अगर इसके डिवाइड में ले तो V बाई आई इज इक्वल टू आर बन जाएगा। तो एक तो इसकी ऐसे यूनिट बन गई ओम, एक यूनिट और बन गई बेटा, ये देखो इसको मेजर करेंगे वोल्ट पर एम्पियर, तो इसकी यूनिट एक ए भी बन गई, एक बन गई ओम, दूसरी बन गई वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। नहीं 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 सर, आपको पढ़ाते हुए दिक्कत हो सकती है, नहीं हो सकती बेटा, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये हो गया, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब चलते देखते हैं आगे आगे। हाँ जी, अपने पास क्या बन गया बेटा, R इज इक्वल टू V बाई आई बन गया। अगर इसको 1 कर दूं, इसको 1 कर दूं, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बट इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द करंट इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज 1 ओम। बोलो ये आ गई आपकी डेफिनेशन। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत वाली चीजें जो जरूरी करनी है आपको, ये लीजिए। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ना बेटा, कौन बेटा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है, देखो नोट करने वाली बात।
अब इसको मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मान लेते एक वायर है, वायर को मैंने ऐसे जूम कर दिया बेटा, क्या कर दिया, जूम कर दिया, ठीक है, इसकी लेंथ L है, L लेंथ जूम कर दिया। इधर से इलेक्ट्रिक करंट जाना चाहता है, कौन जाना चाहता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट जाना चाहता है उस डायरेक्शन के अंदर। ये क्या कर रहा है बेटा, ऑपोजिशन कर रहा है। मटेरियल क्या कर रहा है बेटा, ऑपोजिशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया इसका। अब ये रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर मतलब डिपेंड करेगा, यानी द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स, वो देखेंगे। पहली बात, कुछ तो डिपेंड करेगा कि ये इसका खुद का नेचर कैसा है। मटेरियल बोलता है जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, चल थोड़ा सा ही जाने दूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, मटेरियल पर डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड नेचर ऑफ मटेरियल। कॉपर बोलता है जाओ मेरे थ्रू जाओ, ठीक है, एल्यूमिनियम बोलता है जाओ, लकड़ी बोलती है ना 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 आपको नहीं जाने दूंगा इलेक्ट्रिक करंट को, और सेमीकंडक्टर बोलते हैं हाँ थोड़ा बहुत पास कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है बेटा, किस पर डिपेंड करता है, बोलो बोलो बोलो, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर। नंबर 2, अब यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, मान लेते करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस डायरेक्शन में। तो चाहे तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन के पाथ का जो पोजीशन है वही रेजिस्टेंस है, चाहे बोल सकते हो बेटा इलेक्ट्रॉन के पाथ का रेजिस्टेंस है वही बोल सकते हो रेजिस्टेंस ऑपोजिशन, और चाहे बोल सकते हो करंट के का ऑपोजिशन है वही क्या है, रेजिस्टेंस। अब देखो बेटा, मान लेते हैं यहां से एक वायर तो ये वाला है, ठीक है, इसकी लेंथ कम है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा, तो ज्यादा ऑपोजिशन कहां पे होगा, यहां पर, क्योंकि इसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा है तो ज्यादा ऑपोजिशन हो रहा है, सामने बंदे लड़ाई वाले ज्यादा बैठे हैं। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, नंबर नोट, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जाने में प्रॉब्लम होगी। नंबर 2 बेटा, अगर इसी वायर को मैं क्या कर दूं, यानी ये मैं नोट कर देता हूं R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा देखो बेटा, एक वायर तो ये है पतला सा, दूसरा वायर है ये वाला। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को जाने में आसानी किसमें होगी, इसमें, क्योंकि रास्ता खुला है, मजे से जाएगा। इट मींस रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जितना तार की मोटाई ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जितना तार की मोटाई कम होगी उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा। ये लीजिए, इट मींस क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 3 चीजों पर, 4 चीजों पर करेगा। फर्स्ट वाला किस पर बेटा, ये लो जी, नेचर ऑफ मटेरियल, किस पे बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा किस पे बेटा, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तीसरा किसका बेटा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, तार की मोटाई के। इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाए बेटा, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। बोलो कोई दिक्कत, जैसे वहां पर साइन हटाया था R लगा था, वैसे यहाँ पे साइन हटाया था तो लगेगा रो, इसका नाम है रो। रो जो नहीं पढ़ेगा ना, एग्जाम आने वाले उसको बोला जा रहा है रो, नहीं पढ़ेगा वो रो, इसका नाम क्या बेटा, रो। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। अब इस रेजिस्टेंस का, जैसे R का नाम रेजिस्टेंस था वैसे इसका नाम भी तो है, ये R की बहन मान लेते हैं, इसका नाम है रेजिस्टिविटी। क्या नाम है बेटा, रेजिस्टिविटी। क्या नाम बेटा, रेजिस्टिविटी। बोलो कोई दिक्कत, रेजिस्टिविटी। देन अपने पास बन गया R इक्वल टू रो L बाई A, ये अपना फॉर्मूला बन गया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, फिर आप बोलोगे सर दिख नहीं रहा है, दिखेगा बेटा दिखेगा, ये लो। तो अपने पास बन गया बेटा R, एक तो ना बार बार ये प्रॉब्लम है, ये लीजिए जी, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A बन गया, R इज इक्वल टू बेटा रो L बाई A बन गया। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी। अब नोट करते जाना बेटा, पहले डेफिनेशन बनाई थी वैसे ही, अगर इसको 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाए बेटा, रो। यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, उसका रेजिस्टेंस ही क्या होता है, रेजिस्टिविटी। क्या होता है बेटा, रेजिस्टिविटी। यानी इफ एनी कंडक्टर हैव जो आएगा 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, देन रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर या दिस कंडक्टर। बोलो कोई दिक्कत। अब यहां से इसकी भी यूनिट देखते हैं, इसको भी तो नापातोली करेंगे। R इज इक्वल टू अपने पास था रो L बाई A, अब अपने को रो की निकालनी है, तो बेटा R इक्वल टू हो जाएगा A क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपॉन आ जाएगा L। अब R की अपने पास था ओम, ये निशान है ओम का, और एरिया की क्या होती है बेटा, मीटर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा मीटर, लेंथ की क्या होती है मीटर, तो क्या बन जाएगी बेटा ओम मीटर। क्या बन जाएगा बेटा, ओम मीटर। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, नहीं 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 नहीं, बोलो कोई दिक्कत। ये हो गया बेटा अपने पास
ओम मीटर, ओम मीटर, ये लो जी। यहां से कुछ बच गया थे? नहीं नहीं। वो इट्स कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता है। ये देखिए बेटा, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी नियत करके पढ़ो तो सही, मार्क्स तो आपके 100 बेटा 100 भी आ जाएंगे। ये अपने पास अपने कर लिया, ये रेजिस्टिविटी भी देख लिया, और इसकी यूनिट है बेटा ओम मीटर, ये आ गया, बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखने वाली बात, नोट करने वाली बात, नोट क्या करना है बेटा, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। बोलो ये किसकी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और वो किस पर डिपेंड कर रहा था? ये तो ओनली मटेरियल पर डिपेंड कर रही थी। वो किस पे? लेंथ पे भी कर रहा था, मटेरियल पे भी कर रहा था, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी कर रहा था, और टेम्परेचर बताना भूल गया शायद मैं, यहाँ पे भूल गया बेटा, नहीं, हाँ यहाँ पे कहां पे था? नहीं, अभी रेजिस्टिविटी के साथ आया। तो अब अपने पास रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस आर के प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा बेटा? मटेरियल पर, मटेरियल पर। और तीसरा किस पे डिपेंड करेगा बेटा? ए स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए ए के, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया के। चौथा टेम्परेचर के, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है बेटा? इंक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब इसके रीजन बहुत सारे, इतना ज्यादा मैं डीप नहीं बताऊंगा अभी आपको। अब देखो बेटा, नोट करने वाली बात, ये रो आ गया, ये आ गया बेटा, द मेटल एंड अलॉय। जो मेटल और अलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, यानी रेजिस्टिविटी एक तरह से रेजिस्टेंस की बहन ही है। तो कंडक्टर होंगे, उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा? लो, वो करंट को पास होने देंगे। और जो पास नहीं होने देंगे उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? हाई। तो सबसे कम किसकी है? सिल्वर की, ये देखो बेटा। और सबसे ज्यादा किसकी है बेटा? ड्राई पेपर की, ये देख लो, ये आप देख लेना। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत मेरे होते हुए आपको होगी नहीं। ये आपका फॉर्मूला है, चेक कर लेना बेटा, न्यूमेरिकल नहीं होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। इसके बाद में चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है बेटा। क्या करना है? क्वेश्चन करना है। क्यों करना है? इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर? देखो देखो, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज ए रेजिस्टेंस 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material having length L/2 and area of cross section 2? एक लेंथ थी एक वायर की बेटा 1L और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। एक नया वायर है उसी मटेरियल का जिसकी लेंथ है L/2 और क्रॉस सेक्शन एरिया वो 2A है। आपको पूछा है इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, देन इसका कितना होगा? तो पहले देखो बेटा, R1 निकाल लेते हैं पहले का। क्या होगा बेटा? रो L/A इक्वल टू 4A आ गया। बोलो कोई दिक्कत? अब रो रेजिस्टिविटी है उसी मटेरियल की, उसी मटेरियल का दूसरा वायर। R2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? रो L, देखो बेटा L/2 हो गया नए का, और ये हो गया, तो ये हो गया बेटा 1/2 रो L/A। और रो L/A का वैल्यू क्या आई थी? 4 ओम। तो 1/4 इंटू R1, और 4 ओम रख दिए यहाँ पे रखेंगे 4 ओम, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 ओम। बोलो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो होगी ही नहीं, दिक्कत तो होगी ही नहीं। अब देखते बेटा रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम। रेजिस्टेंस को देखिए बेटा, कितने भी जो कंडक्टर होते हैं उनमें भी रेजिस्टेंस होता है लेकिन लो होता है। तो अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को अपने कनेक्ट करें तो सर्किट के अंदर क्या बनता है, कैसे बनता है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो बेटा, दो टाइप से अपने कर सकते हैं। एक तो सीरीज के अंदर, सीरीज के मतलब पहले रेजिस्टेंस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उसी सर्किट के अंदर। दूसरा कर सकते हैं बेटा पैरेलल, पहले के पैरेलल, यानी एक ये तो रेजिस्टेंस बैठे हैं एक लाइन के अंदर, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये बैठे हैं मतलब रूट कर, तेरी लाइन अलग, मेरी लाइन अलग, मेरी लाइन अलग, यहां से। ठीक है, अब नोट करने वाली बात, कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट का जिसके अंदर एक ही पाथ हो। देयर आर ओनली वन पाथ इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। इधर चलो बेटा, यहां से करंट दोनों तीनों में चला गया, इसका मतलब 2 और मोर, ज्यादा, या तो 2 होंगे या दो से ज्यादा पाथ होंगे। यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा। इसका मतलब ऐसे समझ लो इलेक्ट्रिक करंट नहीं, पानी आ रहा है, यहाँ से 3 नालियां हो गई, वापिस जाके मिल गए, तो तीनों में थोड़ा थोड़ा जाएगा। ठीक है, वो लोग कोई समझ में। ये अपने पास कॉम्बिनेशन कौन सा है बेटा? सीरीज वाला। ये वाला कौन सा है बेटा? पैरेलल वाला। अब देखो बेटा, रेजिस्टेंस को सीरीज के अंदर जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये लो जी, अपने पास ये लो, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है बेटा, ये अब यहां से इलेक्ट्रिक करंट गया आई,
ये इलेक्ट्रिक करंट अपने पास क्या आ गया बेटा I। अब ये I इसमें फ्लो होगा, I इसमें जाएगा, I इसमें जाएगा, यानी जितना पानी गया उतना ही जा रहा है सारे में से, जितना करंट गया उतना ही फ्लो हो रहा है सारे में से। देन I तो इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, I तीनों के लिए क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब इसमें से कुछ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, कुछ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, कुछ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया। क्यों? क्योंकि तीनों की वैल्यू अलग अलग है, R1 R2 R3। देन इनकी पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी अलग होगा, V1 V2 V3। बोलो कोई दिक्कत? तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे देखो बेटा I तो कांस्टेंट है, I तो क्या है कांस्टेंट, यही याद रखना है, सीरीज के अंदर I कांस्टेंट रहेगा, सीरीज के अंदर I कांस्टेंट रहेगा। तो अब अपने पास टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा बेटा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे देख लेना बेटा I इसको यहाँ पे लिखा देखो ये आ गया, और I अपना ये देखो बेटा also I, each the current through each resistance is also I constant है। then V equal to V1 V2 ये आ गया, V equal to IR अपने ohms law है, इसको उठाकर यहाँ पे पटक दो। कहाँ पे देखो बेटा V1 की जगह अपने लिख सकते हैं IR1, V2 की जगह IR2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो अपने पास ये देखो बेटा यहाँ पर मैं आपको करवा ही देता हूँ क्योंकि आपके पेजेस के अंदर इश्यू आएगा। देखो बेटा I तो था कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब तीनों में सेम था। देन टोटल पोटेंशियल क्या हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब ओम्स लॉ लगाओ बेटा, ओम्स लॉ क्या होता है बेटा V इक्वल टू IR, तो ये क्या हो जाएगा बेटा IR, ठीक है, इक्विवेलेंट, यानी तीनों का निकालने के बाद टोटल इक्विवेलेंट, इसको लिख सकते हैं बेटा अपने पास इक्वल टू, इसके लिए क्या बेटा IR1। देखो पहले के लिए क्या था, रेजिस्टेंस अलग था, V1 अलग था, ठीक है, I उतना ही था, ये हो जाएगा बेटा IR2 प्लस में IR3, कैंसिल आउट करके ये करेंगे तो अपने पास ये आ गया, ये देखो ये फर्स्ट फॉर्मूला। अब नोट करने वाली बात जो आपको पढ़नी है, देखो मान ये फॉर्मूला आ गया बेटा, ये R क्या बेटा इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब है इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर अगर अपने ऐसा रेजिस्टेंस लगाएं कि सर्किट पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो होता है इक्विवेलेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्किट है बेटा, चल जा भाई, ये लो एक सर्किट है बेटा, उसके अंदर लगा 2 ओम 3 ओम और 4 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस का साइन ऐसे होगा, वो आपको ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो कुल मिला के रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कितना होगा बेटा 9 ओम, 2 3 ठीक है 9 ओम। इसका मतलब अगर तीनों को हटा के एक लगाना चाहे तो क्या लगाएंगे बेटा ये 9 ओम का लगा सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब नोट करने वाली बात क्या कि जो R इक्विवेलेंट है बेटा, R इक्विवेलेंट क्या है, नो, वो जो इससे जुड़े हुए कंपोनेंट्स थे, जो तीनों रेजिस्टेंस जुड़े थे उसमें से I क्या बेटा 4, उससे भी हाई है, यानी सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टेंस की हाई से भी हाई रहता है क्या R इक्विवेलेंट। बोलो कोई दिक्कत? इसका मतलब सीरीज में लगाते हो तो क्या होता है बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सीरीज में लगाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है बढ़ जाता है सर्किट का। आगे चलो ये लो जी, अभी एक न्यूमेरिकल है आप कर लेना, नहीं होगा तो फिर अब पैरेलल के अंदर देखो बेटा यहां से करंट अलग अलग हो गया। मान लेते हैं ये अपना स्विच है, यहाँ पर ये 220 वोल्टेज है, ये अपना फैन लगा हुआ है, मान लेते कुछ भी, ये 0 वोल्टेज पर है, तो एक वायर ये ले गए, एक ये 3 वायर हो गए, तीनों में देखो बेटा रेजिस्टेंस अलग अलग है ना, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। अब यहाँ पे देखो बेटा पोटेंशियल तो सेम ही है, देखो 220 और 0 का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, इस वायर के लिए भी उतना है, इस वायर के लिए भी उतना है, इस वायर के लिए भी उतना है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है बेटा I, इसमें I1 आएगा, इसमें I2 आएगा, इसमें I3 आ जाएगा। तो उसमें ध्यान रखना क्या था, उसमें करंट जो था वो कांस्टेंट था, तीनों में सेम था, यहाँ पे तीनों में पोटेंशियल सेम है तीनों के अक्रॉस। तो अब फॉर्मूला नया लगा दो, ये लो जी, ये देखो, देन अब क्या होगा बेटा वो तो सेम हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। यहाँ पे अपने वैल्यू रख सकते हैं बेटा, किसकी बेटा I को लिख सकते हैं V बाई R1, ओम्स लो, ये ओम्स लो है, वापिस ओम्स लो लिखा है, अगर I निकालेंगे, चलो I निकालेंगे V बाई R लगेगा। अब क्या लगेगा बेटा I1 के लिए, इसके लिए निकाल दे टोटल, तो V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 के लिए V बाई R1, क्यों, क्योंकि V तीनों के लिए सेम है, प्लस में V बाई R2 प्लस V बाई R3, इनको कैंसिल आउट करके अपने पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 सो ऑन, अगर N लगे हुए हैं N रेजिस्टेंस तो Rn आ जाएगा, अपने पास 3 है।
बोलो कोई दिक्कत? अब नोट करने वाली बात, जैसे मान लेते अपने कनेक्ट कर लेते हैं 1 को ही कर लेते हैं, आसान हो जाए। 1 ओम, ठीक है, एक रेजिस्टेंस 1 ओम है, उसके पैरेलल में 1 ओम है, इसके पैरेलल में 1 ओम है। देन अपने पास 1 आर इक्विवेलेंट क्या आ जाए बेटा? 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, देन 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या है बेटा? 3/3 इज इक्वल टू 1। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाए बेटा? 1। अब इसकी जगह अगर अलग अलग लेंगे, जैसे देखो बेटा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके। देखो बेटा, अगर 2 ओम जुड़ा हुआ है, 3 ओम है, 5 ओम है, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, देन 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या है बेटा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। एलसीएम क्या आएगा बेटा? 30। बोलो 30 आएगा ना? 12 30। ये कितना आ जाएगा बेटा? 15 प्लस बोलो 10 प्लस 6, तो ये बनेगा 31/30 इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। अगर इसको उल्टा करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या है बेटा? 30/31। तो ये आएगा 0.9 के समथिंग, जितना भी है 0.9 के समथिंग। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि इक्विवेलेंट के अंदर जो रेजिस्टेंस है बेटा, सॉरी पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या हुआ बेटा? लो वाले रेजिस्टेंस से भी लो है। इन तीनों में से लो कौन सा? ये, इससे भी लो है। इसीलिए घरों में जो भी कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बेटा? पैरेलल। बोलो कोई दिक्कत? ये लो जी, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया बेटा। The equivalent resistance of group of resistance joined in parallel is equal to sum of the reciprocals of individual resistance। बोलो कोई दिक्कत? ये अपना क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा? आपने देखो प्रेस गर्म होती है ना, और गीजर गर्म हो जाता है, और क्या होता है बेटा? प्रेस गर्म हो जाती है, ओवन गर्म होता है ना, ओवन तो बल्ब भी गर्म हो जाता है, स्विचेस भी काफी देर चलने के बाद में गर्म हो जाते हैं, तार भी गर्म हो जाता है। तो इसको, ये क्यों होता है बेटा? ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा? हीटिंग इफेक्ट की वजह से। अब हीटिंग इफेक्ट होता है क्या? देखो बेटा, ये देखो, ये लो जी, अगर किसी सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस आर है और टी टाइम तक फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो कुछ एनर्जी चेंज हो जाती है हीट में। किस में चेंज हो जाती है बेटा? हीट के अंदर चेंज हो जाती है। इसके 3 एप्लीकेशन है जो अपने पढ़ेंगे, 3 में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे किस किस पर डिपेंड करती है वो देखते हैं बेटा। ये देखो, अरे 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 अरे, ये लो, ये लो VIT। देखो, कंसीडर है करंट आई, consider a current I flowing through a resistance of R, let the potential difference across V, let the time during which Q charge flow, the work done moving charge। मान लेते एक अपने पास कोई वायर है बेटा, इसका रेजिस्टेंस अपने पास R है, ठीक है, इसके अंदर करंट I फ्लो हो रहा है, और क्या बेटा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और Q चार्ज फ्लो हो रहा है। तो वर्क डन क्या है बेटा? वर्क डन आएगा W बाई, क्या था वर्क डन? सॉरी V इक्वल टू W बाई Q था। तो वर्क डन क्या जाए बेटा? वर्क डन आएगा VQ। बोलो कोई दिक्कत? VQ। अब एक नया कंसेप्ट आता है बेटा, वो होता है पावर। क्या होता है? पावर। और रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन यानी W बाई T को ही बोलते हैं पावर। तो पावर क्या है बेटा? P इक्वल टू आ जाए बेटा W बाई T। ठीक है, ये होगी अपने पास पावर। ठीक है, अब तो अपने पास पावर क्या है बेटा? एक तो बार बार ये प्रॉब्लम है, ये लो। तो अपने पास पावर क्या है बेटा? W बाई T, और W बराबर क्या है अपने पास? VQ बाई क्या हो जाएगा बेटा? T। बोलो कोई दिक्कत? तो पावर क्या है बेटा? इसको Q बाई T को अपने फर्स्ट वाले फॉर्मूला से VI लिख सकते हैं। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। अब सपोज करते हैं इतनी पावर सप्लाई होती है T टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? T टाइम तक, यानी 1 सेकेंड में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी बेटा पावर के इक्वल, यानी VI के इक्वल। तो T टाइम में कितनी हो जाएगी बेटा? VIT। हीट जो प्रोड्यूस होती है उसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो 1 सेकंड में कितनी हुई बेटा? VI, और T टाइम में कितनी हुई? VIT। बोलो, ये होगी प्रोड्यूस हीट। बोलो कोई दिक्कत? VIT ये हो गया। अब V इक्वल टू अपने IR लिख सकते हैं। दोबारा फिर से देख लो बेटा, क्या था?
इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होता है तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाती है हीट में। हीट में चेंज करने के लिए अपने क्या होता है, एक थ्योरम है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम, आप 11th के अंदर जाकर पढ़ोगे, वहां से आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा यहाँ पे। देन वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है बेटा, वर्क ही चेंज हो सकता है एनर्जी के अंदर। अब यहाँ पे एनर्जी कौन सी बेटा, हीट के अंदर चेंज हो रहा है, तो वर्क डन फाइंड करेंगे बेटा। वर्क डन V इक्वल टू क्या था बेटा, W इक्वल टू क्या था, VQ। बोलो तो पावर क्या है बेटा, W/T। W/T क्या आएगा बेटा, W की जगह V को लगाते हैं, VQ/T। पावर क्या होती है बेटा, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो P इक्वल टू VQ/T, ये Q/T VI बन गया। पावर क्या बन गई बेटा, VI। अब ये तो कितने टाइम में, 1 सेकंड के लिए सारा। अगर T टाइम के लिए हो तो क्या हो जाए बेटा, बोलो T टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए P है तो T टाइम के लिए क्या हो जाए बेटा, VIT। बोलो कोई दिक्कत, VIT नहीं दिक्कत सर, बिल्कुल नहीं है, ये प्रोड्यूस हुई है H, तो H प्रोड्यूस H इन T टाइम क्या हो जाए बेटा, VIT। बोलो कोई दिक्कत। अब V की जगह अपने लिख सकते हैं IR, क्या लिख सकते हैं बेटा, IR। तो ये यहाँ पे फिर पुट कर दो, तो यहाँ पे IR रखा, तो IR इंटू I इंटू टी, तो क्या बन जाए बेटा, I²RT। बोलो इसको बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। यानी जो प्रोड्यूस हीट है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, I² के, यानी करंट जो फ्लो होता है उसके स्क्वायर के, और किसके प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के, और किसके प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के। यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज्यादा टाइम फ्लो होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस सॉरी हीट प्रोड्यूस होगी। ये है बेटा, बोलो कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे। अब देखो बेटा, न्यूमेरिकल से समझेंगे अपने, समझे, समझ लो, ये लो जी, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल। H इक्वल अपने पास था I²RT, इसने क्या किया बेटा, RT को इसके डिवाइड में लिया तो H/RT इक्वल टू बन गया I²। तो I की वैल्यू निकालने क्या बेटा, H/RT, ये किया इसने। देखो क्वेश्चन, 100 जूल वर्क डन, यानी W दे दिया, W। बोलो कोई 100 जूल, हाँ वर्क डन और हीट दोनों की ऐसा यूनिट जूल ही होती है बेटा, वर्क डन और एनर्जी की, तो वर्क इसकी भी जूल होगी। तो देखो बेटा 100 जूल ऑफ हीट, यानी अपने को ये नहीं दिया, अपने को H की वैल्यू दे दी, ईच सेकंड यानी पर सेकंड का दे दिया, 4 ओम रेजिस्टेंस दे दिया, आपको पूछा है V की वैल्यू, V पूछा है, तो H की वैल्यू दे दी, R की दे दी, T की वैल्यू दे दी। तो पहले अपने I की वैल्यू इससे निकाली 5 एम्पियर इस फॉर्मूला से, फिर V की वैल्यू क्या है IR से, तो I की वैल्यू ये आ गई और R की वैल्यू वो आ गई, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। ये लो, ये न्यूमेरिकल आप कर लेना। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये नोट करने वाली बात है बेटा, हीटिंग इफेक्ट का फायदा क्या है। वैसे तो आपको पता है कि बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, जैसे द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन, केटल, हीटर, इसमें ये सब जूल्स इफेक्ट पर, हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड करते हैं। अब जो आपको याद करना है बेटा, जैसे पुराने जमाने में जो बल्ब होता है, आजकल एलईडी यूज होती है, बल्ब के अंदर जो वायर लगा होता है ना बेटा, वो फिलामेंट बोलते हैं उसको, फिलामेंट लगा होता है, वो होता है टंगस्टन का। क्यों लगा होता है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसलिए बल्ब का फिलामेंट बनाते हैं। अब हाई होता है, क्या होता है बेटा, इससे वो क्या कर, ज्यादा से ज्यादा आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है बेटा, इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। कहां पे गया, लिखा हुआ है बेटा, फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड मच पॉसिबल एज द, इसका क्या होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी आता हाई होता है। तो जितना जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इससे क्या होता है बेटा, कुछ हीट तो कमरे को गर्म करती है और कुछ की वजह से हमें लाइट प्रोड्यूस होती है। बोलो कोई दिक्कत। अब ताकि फिलामेंट अगर जल्दी से खराब ना हो, इसकी वजह से जो बल्ब के अंदर है क्या किया जाता है बेटा, नाइट्रोजन या आर्गन गैसेस भरी जाती है। क्यों भरते हैं, क्योंकि वो उसको खराब नहीं होने देती। खराब होने का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर वो टंगस्टन है, अगर एनवायरनमेंट के टच में आएगा तो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीडाइज वगैरह हो सकता है, ऑक्सीडेशन वगैरह हो सकते हैं, इसलिए उसके चारों तरफ ऐसी नॉन रिएक्टिंग गैसेस भर देते हैं, जैसे आर्गन और नाइट्रोजन, वो क्या करता है, उसको खराब नहीं होने देते। बोलो कोई दिक्कत। ये अपना हीटिंग इफेक्ट नोट करने वाली बात है बेटा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है, और क्या होता है बेटा, टंगस्टन से बना होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 338 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या बनाते हैं, बल्ब। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। ये देखो बेटा, द फिलामेंट अपीयर एज हीट बट स्मॉल पार्ट ऑफ इट फॉर्म लाइट रेडिएशन। दूसरा एप्लीकेशन है बेटा जो इसका है, किसी सर्किट को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कि वो खराब ना हो। नोट कर लेना, द
It protects circuit of appliances by stopping the flow of unduly high electric current. कौन कौन? फ्यूज भी किस पे डिपेंड करता है बेटा? हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। काम क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है किसको? हमारी जो सारा सर्किट्स है उनको, अप्लायंसेस जो यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा? ये अलॉय होता है, नोट कर लेना। इट इज अलॉय ऑफ किसका बेटा? अलॉय है ये कॉपर, आयरन, लेड, एल्यूमिनियम, इनका, ठीक है। और जनरली आपके टिन और लेड का होगा शायद ये, ठीक है। ये होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है बेटा? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। तो जैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो लो मेल्टिंग पॉइंट के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट आएगा, वो फ्यूज गर्म हो जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा बेटा? गर्म होके लो इलेक्ट्रिक लो मेल्टिंग पॉइंट है वो टूट जाएगा, ब्रोकन हो जाए, तो आगे के सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, तो आगे जलेगा ही नहीं। पुराने टाइम में यूज किया जाता है, आजकल तो एमसीबी वगैरह यूज करते हैं। बोलो कोई दिक्कत? नोट कर लेना बेटा, ठीक। इसके बाद में और क्या है? ये आ गया फ्यूज है। एक आधी चीज और है कि शायद नहीं है। फ्यूज आ गया और टंगस्टन आ गया और टफस्टर वगैरह आ ही गया, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, द फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर rated as 1A, 2A, 3A, 5A, 10A, etc. For an electric iron which consume 1 kilowatt electric power when operated 220 volts, a current of इतना है that 4.5A will flow in the electric circuit. This case a 5 ampere fuse must be used. 5, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? यानी इससे ज्यादा अगर आएगी इलेक्ट्रिक करंट तो ये टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, वर्क डन, सॉरी पावर। पावर क्या थी? मैंने बोला था पावर था द रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 सेकंड में कितना वर्क करती है उसको बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी को बोलते हैं बेटा पावर। तो पावर हो गया बेटा W/T। W इज इक्वल टू क्या था अपने पास? बोलो बोलो, VQ। देन P इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? VQ/T। और Q/T क्या होगा बेटा? I। देन P इज इक्वल टू VI। तो पावर का ही फॉर्मूला ये है, पावर का ही फॉर्मूला ये है, पावर का ही फॉर्मूला ये है। बोलो कोई दिक्कत? अब नोट करने वाली बात, पावर की एक यूनिट होती है वाट। क्या होती है बेटा? वाट, क्योंकि बंदा का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स वाट। बोलो कोई दिक्कत? नहीं है सर। एक यूनिट होगी वाट, एक और यूनिट क्या बनेगी बेटा? जूल बाई सेकंड। एक और क्या बनेगी बेटा? वोल्ट कुलाम बाई सेकंड। और क्या बनेगी बेटा? ये बनेगा आई है ना। ये एक और क्या बनेगी बेटा? वोल्ट एम्पियर। बोलो कोई दिक्कत? अब यहीं से P इक्वल टू VI आएगा अपने पास। P इक्वल क्या बनेगा? VI। और V इक्वल टू IR फिर लिख सकते हैं, तो P इक्वल क्या बनेगा बेटा? IR इंटू I। क्या बन जाएगा बेटा? P इक्वल टू I स्क्वायर R। बोलो कोई दिक्कत? तो एक यूनिट और बन गई बेटा, एम्पियर स्क्वायर ओम। बोलो कोई दिक्कत? इतनी सारी यूनिट, हाँ जी इतनी सारी यूनिट। अब यहाँ से डेफिनेशन बना लेते हैं बेटा 1 वोल्ट की। किसकी? 1 वोल्ट की। चल जा भाई, चल जा। 1 वोल्ट। अब अपने पास P इक्वल क्या था बेटा? VI। अगर V कर दूं 1, I कर दूं 1, देन पावर क्या हो जाएगी? 1। यानी अगर किसी सर्किट के अंदर किसी कंडक्टर के अक्रॉस या किसी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 1 वोल्ट, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कितना है? 1 एम्पियर, देन उसके अंदर पावर कितनी है? 1 वाट। बोलो कोई दिक्कत? बोलो। ये देखो, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, ठीक है। ये देखो बेटा, ये आप पढ़ लोगे, वेरी गुड। पढ़ लोगे? हाँ जी पढ़ लेंगे, वेरी गुड। अब देखो बेटा इंपॉर्टेंट वाली बात, ये यहां से क्वेश्चन उठाते हैं कई बार उठा लेते हैं जब उनको वजन नहीं लगता। ये द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। बोलो कोई दिक्कत? अब इसी आगे समझो। अब यहाँ पे देख लो बेटा, therefore in actual practice we use a much larger unit of kilowatt, यानी वाट की जगह किलोवाट यूज करते हैं। इट इज इक्वल टू 1000 वाट। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। नोट कर लेना, पावर और टाइम का मल्टीप्लाई होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर पावर ये किलोवाट होगी, इसको टाइम से मल्टी कर दिया तो क्या बनेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अपने को पूछा जाता है बेटा 1 किलोवाट इन जूल। कैसे करें बेटा? 1 का 1 आ गया, किलो का मतलब 1000 आ गया, वाट का वाट आ गया, आवर्स को सेकंड में चेंज कर दिया SI यूनिट के अंदर। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। क्या आ जाएगा बेटा?
जूल। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 किलोवाट इन एसआई यूनिट, तो जूल आ जाएगा। 1 किलोवाट इन एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। एसआई यूनिट क्यों पूछा है, क्योंकि बेटा आर सेकंड में नहीं है, आर में है, टाइम क्या बेटा आर्स में है, तो इसका मतलब ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या है, जब सेकंड आएगा, ये वॉट सेकंड आ गया ना, वॉट सेकंड, बोलो कोई दिक्कत, ये लो, ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद में मैनी पीपल थिंक दैट, इसका कमर्शियल यूनिट है, जो अपने घरों में बिजली वगैरह यूज की जाती है ना, उसका अपने जनरल वर्ड यूज करते हैं ना बेटा, यूनिट, कितने यूनिट बिजली का बिल आया है, कितने यूनिट जल गई, वो सारी वो ये है। 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो इसका एक न्यूमेरिकल देख रहे हो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट जनरेटर, वोल्ट जनरेटर, द करंट इज, इतना है तो पावर, आपको पावर, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। और उसके बाद में देखो बेटा एक और देखो, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर दी हुई है, इतना टाइम दिया हुआ, बोलो इतना, फाइंड करेंगे। तो देखो बेटा 400 वाट का है, 8 घंटे डेली चलता है, तो घंटे को अपने क्या कर दिया बेटा, तो देखो बेटा 400 वाट का था, 8 घंटे डेली चलता है और 30 टाइम चलता है, तो 8 घंटे को सेकंड में चेंज किया पहले। 400 वाट को यहाँ पे आपने शॉर्टकट में कर रखा है, देखो बेटा 400 वाट है, कितने घंटे चलता है, 8 घंटे, तो डेली कितने चलेगा, 3200 घंटे चल जाएगा, सॉरी 3200 वाट। 400 वाट का 8 घंटे चलता है, डेली कितना यूज होगा, 3200 वाट, आर लिख रहा हूं मैं भाई। 400 वाट का 8 घंटे चलता है तो 3200 वाट यूज करेगा, बोलो कोई दिक्कत। कितने दिन चलता है बेटा, 30 डेज, 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल यूज कितना होगा, 96,000 वाट आवर्स। और यूनिट का जो आपको नेम, मतलब 1 किलोवाट का जो रेट है वो 3 रुपए दिया है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं तो किलोवाट में बन जाएगा, तो अपने पास बन गया 96 किलोवाट आवर्स। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1 किलोवाट आवर का 3 रुपीज है, तो कुल मिला के अपने पास ये बिल आ गया बिजली का बिल। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा भी अप्लायंसेस लगाकर आ सकता है, तो फिर फ्रिज का अलग निकाल लेना 1 डे का, फिर किसका, मान लो बल्ब का अलग निकाल लेना, प्रेस का अलग निकाल लेना, है ना, आयरन का, इन सभी का कनेक्ट करके जितने टाइम है उससे मल्टीप्लाई करके कर लेना। ये था बेटा आपका चैप्टर। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, मजा आ गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर इसको थोड़ा लाइटिंग की इशू है या थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ या धीरे करवा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज को आपके साथ जल्दी से मतलब उसको दूर कर पाए, ऐसी प्रॉब्लम्स को। तो कैसा लगा प्यारे बच्चों, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के अंदर आप जरूर लिखें, ये लिख दें कि आप कितने मार्क्स लेके आओगे साइंस के अंदर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।